प्रिय छात्र छात्राओं, एक लंबे अरसे के बाद हम आप लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आए हैं, क्योंकि इस दौरान जो लॉकडाउन रहा इससे लगातार हम लोगों के बीच की दूरी बनी रही। एक समस्या है, ये कोरोना का समस्या रहा, एक चुनौती है हमारे लिए। लेकिन एक बात को ध्यान में हमेशा रखना है कि हर समस्या में कोई ना कोई संभावना जरूर छिपी रहती है और हर चुनौती में अवसर भी जरूर होता है। समस्या को संभावनाओं में बदलना और चुनौती को अवसर में बदल देना ही पुरुषार्थ कहलाता है, और आप सभी पुरुषार्थी हैं, यह तो हम पूरी तरह जानते हैं और मानते भी हैं। चूंकि अभी क्लास का कोई उपाय लग नहीं रहा है और बीपीएससी मेंस की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, इसलिए मेंस के तैयारी के संदर्भ में ही हम आप लोगों के बीच आए हैं। मेंस की तैयारी कैसे करें और पॉलिटी को हम कैसे तैयार करें, ये आज का विषय है। पूरे जीएस में जो सेकेंड पेपर जीएस है बीपीएससी मेंस का, उसका जो सेक्शन ए है वो पॉलिटी का है, जिसमें 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 38 नंबर के होते हैं, यानी कुल 114 नंबर के पॉलिटी से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पूरे जीएस में जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसमें सबसे आसान पॉलिटी ही होता है। कारण कि पॉलिटी में जिन बातों को हमें पढ़ना होता है उसकी चर्चाएं हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, पेपर में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसे सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, केंद्र राष्ट्र संबंध है, संघीय व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, निर्वाचन है, पंचायती राज व्यवस्था है, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर प्रायः कोई ना कोई चर्चा देश में चलती ही रहती है। इसलिए चूंकि इस विषय में हम लोगों की दिलचस्पी होती है, इसलिए हम लोगों के लिए विषय आसान हो जाता है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस में पॉलिटी से संभावित सिलेबस को जानेंगे और ये जानेंगे कि ये कैसे किसी भी टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक, कुल मिलाकर लगभग 14-15 टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं, रेगुलर उठाए जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक रखे ही होंगे और 39वीं से लेकर 64वीं तक आप देखेंगे तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। उसी को हम आज डिस्क्राइब करेंगे, हम डिटेल में हम लोग जानेंगे कि किस टॉपिक से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसका उत्तर कैसे होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी का सिलेबस, इंडियन पॉलिटी में आप एक चीज देखते होंगे कि संघीय व्यवस्था से कई प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था के उभरते हुए लक्षण बताइए। भारत एक संघ है, नहीं है, अर्ध संघ है, संघ राज्य विवाद के कारण क्या है, बिहार का क्यों विवाद हुआ, ऐसा 56वीं में पूछा था। तो सबसे पहला टॉपिक संघीय व्यवस्था ही पढ़ते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा रहती है। तो संघीय व्यवस्था ये हम लोगों का पहला टॉपिक होगा। अब संघीय व्यवस्था में हम पढ़ेंगे क्या? तो जैसे संघीय व्यवस्था है क्या, क्या इसका आशय होता है? सबसे पहली बात, किसे हम संघीय व्यवस्था, भारत एक संघ है, अमेरिका एक संघ है, लेकिन ब्रिटेन एक संघ नहीं है, वो एकात्मक राज्य है, एक राज्य है। तो सबसे पहले संघीय व्यवस्था के लक्षणों को जानेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे कि अर्ध संघ क्या होता है। भारत को अर्ध संघ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके क्या कारण हैं। तीसरी बात, भारत में संघ राज्य विवाद का कारण क्या है। अक्सर विवाद होता है
अभी हाल फिलहाल में भी जैसे आयुष्मान भारत योजना लागू हुई तो कई राज्यों ने कहा कि हम नहीं लागू करेंगे, विवाद हुआ। सीबीआई को लेकर पिछले साल विवाद हुआ पश्चिम बंगाल सरकार के साथ। कभी नदी जल बंटवारे को लेकर हो जाता है, कभी अनुच्छेद 356 के प्रयोग को लेकर हो जाता है। तो कई कारण हैं, उन कारणों को जानते हैं। और चौथी बात, एक उभरता हुआ लक्षण पढ़ेंगे, संघवाद में अभी क्या क्या उभरता हुआ लक्षण है, इससे प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जाना है। इसलिए संघीय व्यवस्था को समझना जानना हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से जरूरी होता है। जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। अभी तक मौलिक अधिकार से हालांकि एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, 56वीं से 59वीं में मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या हैं और आर्टिकल 21 में किन किन बातों को न्यायालय ने शामिल किया है। हम लोग 3 बातों को यहां पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार में इतना ही है। आप मौलिक अधिकार पढ़े हुए हैं, पीटी आपने पास किया है, प्रीलिम्स पास किया है, तो स्वाभाविक है आप पढ़े हैं। लेकिन जिस अंदाज में हम पढ़े हैं शायद मेंस में उस अंदाज में क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख सकते हैं। तो क्या कैसे, एक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या हैं, जैसे परम अधिकार है, ये परम अधिकार नहीं है, ये जानना होता है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, इसकी सुरक्षा की गारंटी संविधान स्वयं देता है, इसमें परिवर्तन या इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य नहीं कर सकता है। तो कई विशेषताएं हैं इसकी। जब भी प्रश्न पूछेगा इसकी विशेषता या महत्व को जोड़कर ही पूछेगा। ऐसे प्रश्न लिखने की या पूछने की संभावना कम बनती है जिसमें हम 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का, ऐसे प्रश्नों को लिखने का जो ट्रेंड अभी चल रहा है बीपीएससी की, उसमें उम्मीद नहीं बनती है। तो उसी बात को हम अपने अंदाज में लिखेंगे, विशेषता महत्व करके उसको जानेंगे। फिर 2 अधिकारों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बड़ा ही संवेदनशील अधिकार है ये। इसमें कई बातों को सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा भी है। हाल के दिनों में राष्ट्रवाद बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस भी देश में होती रही है, अभी भी चलती है इस पर बहस। तो इस संदर्भ में इसको पूछा जा सकता है और ये भी टैग जोड़ सकता है आयोग। तो पिछले 1 साल से राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ लोगों की ये मांग भी रहती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किए जाने की जरूरत है। तो इस संदर्भ में हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक की बात की जा रही है, क्या ये भारतीय संविधान, भारतीय समाज या भारतीय परिवेश के संदर्भ में उचित है या नहीं है। फिर हम लोग एक, हालांकि पूछा जा चुका है लेकिन इसको थोड़ा जानना जरूरी है, प्रश्न रिपीट किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 हाल के दिनों में 2018 में, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए, जैसे जीने का अधिकार, जैसे समलैंगिकता का अधिकार, जैसे इच्छा मृत्यु का अधिकार। तो कई बातें आई हैं जो जिसे आर्टिकल 21 में ही शामिल किया गया है और इसकी बड़ी ही व्यापक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से किया जा रहा है। तो आर्टिकल 21 में भी जानेंगे है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने किन किन बातों को इसमें शामिल किया है, बस इतना ही पढ़ना है। मौलिक अधिकार से पहले एक टॉपिक हालांकि पिछले बार पूछा गया है लेकिन उसकी थोड़ी चर्चा जरूरी है और वो टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना से अभी तक 3-4 दफा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्या पूछता है इसमें, तो प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, एक तो यही बनेगा प्रकृति, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। दूसरी बात, प्रस्तावना में किन राजनीतिक दर्शनों का उल्लेख है, ये
पूछा जाता है, पूछा भी। तीसरी बात, प्रस्तावना का हमारे लिए महत्व क्या है। प्रकृति, राजनीतिक दर्शन और महत्व को मिलाकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या रिलेवेंसी है आज के संदर्भ में हमारे लिए प्रस्तावना का। और जो 64वीं में क्वेश्चन पूछा आपसे, 4 राजनीतिक दर्शन का उल्लेख किया था, जिसमें था पंथ निरपेक्षता था, समाजवाद था, लोकतंत्र और जनतंत्र था। इससे संबंधित बातों का उल्लेख कहाँ है संविधान में, तो थोड़ा सा चर्चा उस पर भी होगी कि जैसे पंथ निरपेक्षता है तो कहाँ कहाँ उसके लिए बातें थी, कहाँ पर समाजवाद के लिए बातें हैं, जनतंत्र लोकतंत्र की बातें कहाँ हैं, कहाँ से। जैसे मान लीजिए कि हम पूरा निर्वाचन पर एक टॉपिक देते हैं जो दिखाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, राष्ट्रपति का निर्वाचन सारी व्यवस्था है और दिखाता है कि भारत एक जनतंत्र है। मौलिक अधिकार में और मौलिक अधिकार में कई ऐसी बातें हैं जो पंथ निरपेक्षता को सपोर्ट करती है, जबकि हमारा विचार पूरी तरह समाजवादी विचारों पर ही आधारित है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछा था, थोड़ी चर्चा उस विषय पर भी रहेगी। जब हम पढ़ लेंगे तब बीपीएससी के दृष्टिकोण से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कई दफा पूछा जा चुका है, ये आपको पूछा था 60 से 62 में भी पूछा था, उसके पहले भी पूछा जा चुका है। पूछने के कई नजरिए हैं इसके। हम लोग किन मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले इसकी प्रकृति को जानेंगे, सकारात्मक है, राज्य की शक्ति का विस्तार करता है, तमाम सी बातें हैं। फिर जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का एक माध्यम भी है, कैसे स्थापित होता है इसको भी जानेंगे। दूसरा इसमें पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का माध्यम, ये इसका एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तीसरी बात जानेंगे जो 2 बार पूछा जा चुका है कि 1950 के बाद किन निदेशक तत्वों को लागू किया गया। तो लागू किए गए निदेशक तत्व महत्वपूर्ण चीज है। चौथी बात, नीति निर्देशक तत्व का हमारे लिए महत्व क्या है या हमारी क्या प्रासंगिकता इनकी बनती है। एक टॉपिक महत्व से ही रहेगा, यह है 60 से 62 में पूछा है, 63वीं में नहीं पूछा है, 64वीं में नहीं पूछा है। इस बात की पूरी संभावना है कि 65वीं में पूछा जा सकता है। हालांकि हाल फिलहाल में किसी निदेशक तत्व को लेकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं देखने को मिल रहा है। 56 से 60 से 62 में पूछा गया था, तो उस समय मातृत्व हित लाभ अधिनियम में संशोधन हुए थे, चर्चा का विषय था, तो पूछा था। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका यही होता है कि जो चर्चा में होता है उनको सबसे ज्यादा प्रमुखता आयोग की ओर से दी जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक अन्य टॉपिक, हालांकि वो टॉपिक आज तक मात्र एक बार बहुत बरस पहले तब पूछा गया था जब हम भी एग्जाम में ही हुआ करते थे। 39वीं में ही पूछा था कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। अब तो सीधे ऐसा रहा नहीं कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन कीजिए, बता दीजिए, तो आप 1 से उठाइएगा और 11 तक लिख लीजिएगा। अब ऐसा प्रश्न पूछने की संभावना नहीं ही बन रही है, क्योंकि बीपीएससी ने तो अपना मॉडल ही चेंज कर दिया है। तो पूछ क्या सकता है मौलिक कर्तव्य में? मौलिक कर्तव्य में पूछा जा सकता है एक कि मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति क्या है। एक प्रकृति से प्रश्न उठाया जा सकता है। अक्सर देखिएगा पॉलिटी के प्रश्नों में प्रकृति शब्द जरूर लाते हैं वो,
हाँ, उनको जानने की इच्छा रहती है कि प्रकृति क्या है। और दूसरा, प्रासंगिकता, हमारे लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है। और ये पिछले कई वर्षों से मौलिक कर्तव्य चर्चा में भी रहे हैं और कई उदाहरण भी अभी हाल के वर्षों में हम लोगों ने पेश किया। जैसे अभी कोरोना का संकट आया तो पूरे देशवासियों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी, ये रही है, अभी भी चल रहा है लॉकडाउन। दूसरी बात, नवंबर 2019 में जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो सहमे हुए थे हम सब क्या होगा, लेकिन हम नागरिकों ने जिस संयम का परिचय दिया, ये हमारा मौलिक कर्तव्य को मानना था कि पूरे देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। मौलिक कर्तव्य वहां अभी के संदर्भ में कई बातें हैं, मौलिक कर्तव्य में 11 बातें हैं। उसी 11 बात में से हम उसकी प्रासंगिकता दिखा सकते हैं, या क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक सशक्त भारत के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों की भूमिका बताइए। एक सफल नागरिक के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों की भूमिका क्या है, इसको बताइए। तो ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर तो उसी 11 में से देना है। बस लिखने का एक तरीका होता है कि यदि कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना है, हमारा कर्तव्य है, तो क्या उद्देश्य है उसके। महिलाओं का हम सम्मान करेंगे, क्या उद्देश्य है। शिक्षा पर जोर देंगे, माता पिता बालकों को शिक्षा देंगे, क्या उद्देश्य है इसका। तो ऐसे करके बातों को थोड़ा रिलेट किया जाता है, जिससे कि वर्तमान संदर्भ में, आज के संदर्भ में हम इसकी प्रासंगिकता को ला सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे जो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग यहाँ चर्चा जरूर करेंगे, राष्ट्रपति को लेकर प्रश्न पूछा है। हालांकि अभी के संदर्भ में बहुत ज्यादा इसका महत्व है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक मोटे तौर पर ये जान लेने में कोई बुराई नहीं है कि राष्ट्रपति, 2 चीजें जाननी है, 2-3 चीजें। एक इनकी निर्वाचन प्रक्रिया को जान लें, बेसिक बातें हैं, पूछा जा सकता है, क्योंकि आयोग में होता है कभी कभी कि बड़ा ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछते हैं और फिर बीच में एकदम नीचे चले जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर चूक जाए। तो राष्ट्रपति में एक उनका निर्वाचन पूछिए, पढ़ा जाए निर्वाचन प्रक्रिया। बस वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचक मंडल चुनाव, निर्वाचन की शर्तें और योग्यता, बस इतनी ही बातों को पढ़ना होता है। केवल सिर्फ सवाल कैसे लिखेंगे ये जान लेंगे। एक दूसरा टॉपिक ये भी पढ़ना है कि निर्वाचन प्रक्रिया की विशेषता क्या है। विशेषता है, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाते हैं, क्यों भाई? इसलिए कि एक जो वास्तविक अधिकारी है कार्यपालिका का, वो प्रधानमंत्री है और ये संवैधानिक है, चुनकर जाएंगे तो संवैधानिक नहीं रह पाएंगे, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था करते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया की विशेषता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति लाते हैं, ये सब हमारी क्या विशेषता है इनमें। और तीसरा राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार। राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार को अगर मोटे तौर पर देखेगा तो कार्यपालिका संबंधी है, विधायी है, न्यायिक है, सैनिक है, वैदेशिक या कूटनीतिक है, आपातकालीन है। इतने अधिकार हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा सबों में से निकाल के तो 24 या 25 होते हैं। ये आप 15-20 तो ऐसे ही हम लोगों को याद रहता है, आप लोगों सब लोगों को याद रहता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लिख लेंगे। इसको हम लिखें कैसे? 4 या 5 पैरा में अगर हम लिखें तो बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है और उसे दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, याद में रहना आसान हो जाता है। तो उसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको हम अरेंज वे में लिख सकते हैं। बस इतना ही है राष्ट्रपति में, इससे ज्यादा राष्ट्रपति नहीं है। संसदीय व्यवस्था से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उन सब बातों में पढ़कर उलझकर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है।
इसके बाद आजकल आप देखते होंगे कि न्यायपालिका हर दिन सुर्खियों में रहता है, प्रत्येक दिन कभी किसी मसले को लेकर, कभी किसी मसले को लेकर, और संविधान की व्याख्या आजकल भाई पुरजोर तरीके से चल रही है, बहुत सारे मसलों की व्याख्या होते आ रही है। तो न्यायपालिका पढ़ेंगे, और न्यायपालिका में केवल 2 बातों को पढ़ना है, और आजकल बीपीएससी उन 2 में से कभी कभी तो ऐसा लगा है कि 3-4 बार बदल बदल कर प्रश्न पूछता है। न्यायपालिका में 2 ही टॉपिक हैं। एक टॉपिक बनता है न्यायिक पुनर्विलोकन, इसी को न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। लगातार पूछा जा रहा है, आगे भी संभावना बनती है, खूब बनती है। और दूसरा है न्यायिक सक्रियता। जैसे 63वीं में पूछा संविधान और संवैधानिकता। यह संवैधानिकता जो है जुडिशियल रिव्यू ही है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना ही जुडिशियल रिव्यू, संसद विधानमंडल जो भी और राज्य द्वारा लिखा गया संविधान में, तो संवैधानिकता है। अकॉर्डिंग टू संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, यही जुडिशियल रिव्यू होता है। तो संवैधानिकता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक ये है, इसी से संबंधित है केशवानंद भारतीवाद में दिया गया आधारभूत संरचना, या इसके पक्ष विपक्ष क्या है 63वीं में पूछा है। 64वीं में क्या किया कि न्यायिक सक्रियता पूछा है। क्या मतलब है, एक नवीन अवधारणा है, क्या इसका मतलब है। इसके पहले भी बीपीएससी पूछ चुका है कि न्यायिक सक्रियता संसदीय व्यवस्था में एक 2धारी तलवार होता है। तो 63वीं पूछा, 64वीं पूछा, 56 से 59वीं पूछा था। उसमें भी जुडिशियल न्यायिक समीक्षा ही पूछा था और आधारभूत संरचना के पक्ष विपक्ष पूछा था। 65वीं में भी इसको छोड़ने का जोखिम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछेगा, चूंकि चर्चा में रहता है, इसलिए इसकी बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। यही 2 टॉपिक क्या है, इससे संबंधित बातों को पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू के क्या क्या प्रावधान संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। न्यायिक सक्रियता संवैधानिक विषय नहीं है, ये व्यवहारिक है, मीडिया का दिया हुआ नाम भी है, लेकिन इसमें भी पक्ष विपक्ष है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का एक विस्तार जुडिशियल एक्टिविटीज में रहा है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, हालांकि वो पिछली बार पूछ चुका है, लेकिन पूछा कई बार गया है, और पिछली बार तो पूछा तो विवाद भी हो गया था। भाई राज्यपाल महोदय गर्म हो गए थे कि हमको तो कठपुतली बना के पूछ रहा है लोग, लेकिन पूछा था। तो हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे। राज्यपाल को ठीक राष्ट्रपति के मॉडल पर ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा चेंज होगा। कार्य अधिकार इनके भी पढ़ेंगे और लिखने का तरीका वही होगा जो राष्ट्रपति का होगा। लेकिन एक जो प्रश्न यहां पर हम लोग पूछेंगे कि विवाद में क्यों रहते हैं, यह प्रश्न लगता है 2-3 बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा गया है। तो एक टॉपिक इससे यह बनता है विवाद के पहलू। किन-किन मुद्दों पर राज्यपाल महोदय विवाद में आते रहते हैं? अक्सर आ जाते हैं। अभी महाराष्ट्र में आ गए, उसके पहले जम्मू कश्मीर में आ गए थे, उसके पहले गोवा में आए, कर्नाटक में आए, अक्सर विवाद में आते रहते हैं। उसके पहले उत्तराखंड में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गए। तो विवाद में आते रहते हैं। विवाद के क्या क्या तत्व हैं जिसके कारण राज्यपाल विवादों में आते हैं? दूसरा, इनका कार्य और अधिकार। ठीक उसी फॉर्मेट में मेंस की तैयारी एक फॉर्मेट के तहत होती है। अगर राष्ट्रपति का फॉर्मेट हमने बना लिया और कार्य अधिकार राज्यपाल के जानते हैं, बहुत सारे तो मिलते जुलते ही हैं, बस एक राज्य के स्तर पर है, एक संघ के स्तर पे हैं, तो उस स्थिति में उसी फॉर्मेट में इनकी बात को डालेंगे, आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है।
इसके बाद पढ़ेंगे जिसकी संभावना 2-3 बार से पूछा नहीं गया है और 65वीं में इसकी संभावना अच्छी बढ़ रही है। वो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत के। ये पूछा गया है, पहले तो बारंबार पूछा जा रहा था। 56वीं से 59वीं में पंचायती राज व्यवस्था को सेकेंड पेपर के पॉलिटी वाले हिस्से में नहीं पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट पेपर के करेंट अफेयर्स वाले हिस्सा में पंचायती राज व्यवस्था को पूछा गया था। 56वीं से 59वीं की परीक्षा 2016 में थी और उस समय बिहार में पंचायतों का चुनाव चल रहा था या हो चुका था। बिहार में 2021 में पंचायतों का फिर से चुनाव है। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाए। क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें प्रावधान क्या है। एक सामान्य सा प्रावधान जान लेना है, जैसे 3 स्तरीय है, निर्वाचन की व्यवस्था क्या है, आरक्षण की व्यवस्था क्या है, चुनाव की व्यवस्था क्या है, वित्त आयोग जिनके लिए राज्य वित्त आयोग की बात है, राज्य निर्वाचन आयोग है। तो एक सामान्य जो प्रावधान 73वें संशोधन के द्वारा किया गया है उसको जानेंगे। फिर अभी तक इनके सकारात्मक पहलू क्या हैं, एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था ने या 73वें संविधान संशोधन ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदल दिया है, इसकी व्याख्या कीजिए। सकारात्मक पहलू के माध्यम से इस प्रश्न को हम लोग लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सकारात्मक पहलू, या आप यूं भी कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में पंचायती राज व्यवस्था की क्या भूमिका रही है, अपने बिहार में तो दिखता है। तीसरी बात, हालांकि कई विशेषताओं से लैस है, विशेषता ही सकारात्मक में लिखना है, नकारात्मक पहलू भी इसके हैं। वित्तीय संसाधन का अभाव है, आधारभूत संरचना का अभाव है, राजनीतिक दलों के अखाड़ा बनकर, शक्ति परीक्षण का अखाड़ा बनकर रह गए हैं, तमाम सी बातें हैं यहाँ। तो नकारात्मक पहलू भी देखेंगे। चौथी बात, कार्य रूप में क्या है, जैसे मनरेगा की जिम्मेवारी सरकार ने दिया, उज्ज्वला योजना की दिया, शिक्षा को लेकर दिया, फिर ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित किया गया। तो कई बात है। तो एक, या फिर इनको नेट से जोड़ने के लिए, संचार सुविधा से लॉस करने के लिए भारत नेट योजना भी चल रही है, जिसमें लगभग आधे ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा भी जा चुका है 2018 के अंत तक से। तो इस पहलू को भी देखेंगे। कार्य रूप में पंचायत, कितनी बातें हैं जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद निर्वाचन से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2020 में ही बिहार में चुनाव भी है, तो एक निर्वाचन से क्वेश्चन सेक्शन को पढ़ेंगे जो संभावित है। और इस निर्वाचन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो कई बातें हैं जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ही निर्वाचन आयोग गठन और कार्य पूछता है, याद होगा आपको 63वीं में पूछा भी था कि निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग की क्या भूमिका है। फिर चुनाव आचार संहिता, इसकी प्रकृति क्या है ना, और निष्पक्ष चुनाव कराने में इसकी भूमिका क्या है, ये भी जानेंगे। एक बार पूछा है, हालांकि उस प्रश्न में कुछ है नहीं, कि चुनाव में नौकरशाही क्या भूमिका होती है, तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन कुछ उसमें खास है नहीं, क्योंकि सारा काम
नौकरशाही ही करता है। ये कुछ टॉपिक हैं जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य टॉपिक हैं जिस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थोड़ा सा उस टॉपिक के विषय में बात करेंगे कि कौन कौन टॉपिक है। जैसे आप देखते होंगे गठबंधन की सरकार, गठबंधन की राजनीति पूछा जाता है, तो एक टॉपिक बनता है गठबंधन की सरकार। देश में गठबंधन की सरकार का दौर ही है। हालांकि अभी जो केंद्र सरकार है एक दल का बहुमत है, लेकिन सरकार गठबंधन की ही चल रही है। बिहार में पिछले लगभग 30 वर्षों से गठबंधन की सरकार ही है। तो गठबंधन की सरकार का कारण क्या रहा, क्यों ऐसी परिस्थिति बनी कि हम 40 वर्षों तक एक दलीय सरकार में ही लगभग रहे, 1952 से लेकर 1990 तक। लेकिन 90 में ऐसे क्या परिवर्तन हुए कि गठबंधन की सरकार संघ से लेकर राज्य तक हमारी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता बन गई। गठबंधन की सरकार के सकारात्मक पहलू क्या हैं, विशेषता होती है। विशेषता होती है, बहुमत का शासन होता है, तानाशाही नहीं होती है, विवादास्पद मुद्दों को गौण किया जाता है, तभी गठबंधन की सरकारें चलती हैं। तो हैं ऐसे मसले। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। कमियां भी हैं। सबसे बड़ी, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री राजनीति की धुरी होता है, लेकिन इस सरकार में प्रधानमंत्री कमजोर हो जाता है, जिससे कि पूरी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो जाती है, जिससे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, सरकार दिशाहीन हो जाती है और नौकरशाही की मनमानी बढ़ जाती है। तो समस्याएं भी हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक बिहार का बड़ा ही फेवरेट है। बिहार को राजनीतिक रूप से बड़ा ही जागृत प्रदेश कहा जाता है और बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका सर्वोपरि होती है। बिहार में कहावत कही जाती है कि वोट और बेटी जात को ही दिया जाता है, दूसरे को नहीं दिया जाता है। तो जाति की राजनीति क्या कारण है, पूरे देश के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन फोकस बिहार पर ही रहेगा। क्या ऐसी वजह रही कि जाति की राजनीति आई, वोट बैंक की राजनीति आई? तो सबसे पहले कारण, इसके बाद इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू को देखेंगे। ठीक है, जाति की राजनीति से राजनीतिक संकीर्णता बढ़ी है, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे कई संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में जाति की राजनीति ने बड़ी भूमिका निभाई है। हम सामाजिक न्याय को प्राप्त किए हैं और इसमें जाति की राजनीति की भूमिका को जोड़ रही। हमारा लोकतंत्र सफल रहा है, अब तो हम 70% वोटिंग तक पहुंच गए हैं, इसमें जाति की राजनीति ने अपनी भूमिका निभाई है। तो कई बातें रही हैं, तो इसकी विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता से खाली नहीं है, अक्सर जब हम लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं तो कमियां लिखते हैं तो कमियां ही गिनाने लगते हैं। कमियां हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कमियों से कई गुना वजनदार, दमदार इसकी विशेषता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अगर उस विशेषताओं पर अगर हम फोकस करते हैं तो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, आपके एग्जामिनर को भी प्रभावित करेगा। इसलिए कमी भी जानेंगे, कमी जानेंगे, लेकिन फोकस, ऐसे भी कहा जाता है कि सोच को नकारात्मक नहीं रखना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। और जाति की राजनीति के सकारात्मक पहलू हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
इसके बाद एक टॉपिक और भी है, आपको बिहार में उसकी चर्चा खूब होती है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले उसका जन्म बिहार में ही हुआ था। तो हम लोग हैं भी इसके लिए जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं तो जब जाने ही जा रहे हैं तो पढ़ लेते हैं उसको भी। राजनीति का अपराधीकरण। देश में सबसे पहली बार बूथ लूट की घटना 1957 में अपने बिहार में हुई थी। और ये जो बूथ लूट की घटना हुई थी, जब पढ़ेंगे तो इस बात को हम लोग समझेंगे। वो जो घटना सब 57 में घटी, उसके बाद फिर वो लगातार बढ़ती रही, वो था अपराध का राजनीतिकरण। जब राजनीतिक दलों ने या राजनेताओं ने चुनावी सफलता के लिए अपराधियों के साथ हाथ मिलाया तो अपराध का राजनीतिकरण हो गया। बाद में यही प्रक्रिया उलट गई जब अपराधियों ने अपने शक्ति का प्रयोग कर खुद ही चुनाव जीतना शुरू कर दिए, तो राजनीति का अपराधीकरण हो गया। क्या कारण इसके थे? एक कारण पढ़ेंगे। कारण जानना होगा। दूसरी बात, इसका प्रभाव क्या रहा, और यहां पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। राजनीति के अपराधीकरण का सकारात्मक प्रभाव तो नैतिक रूप से भी भाई गलत होता है, इसलिए इसको नहीं चर्चा होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्रवाद। खूब चर्चा है, जैसा कि मैं पूछा था क्षेत्रीय दल। क्षेत्रवाद के इसी में हम लोग क्षेत्रीय दल को भी शामिल करेंगे, और लगभग एक ही बातें आती हैं दोनों में। क्षेत्रवाद में कारण क्या रहा, क्यों क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियां उभरी देश में? ये शुरुआती दौर में तो नहीं था, 67 में पहली बार दिखा, 77 में उसका बड़ा रूप दिखा, अस्थायी नहीं हो सका। 90 के बाद तो यही अस्थायी है, जिसका स्वाभाविक परिणाम गठबंधन की सरकार है। दूसरा, इसका प्रभाव पढ़ेंगे। एक बात है, हम प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को पढ़ेंगे, है ना। सकारात्मक ऐसा नहीं है कि कोई नकारात्मक प्रवृत्ति है। एक बात यहां पर ध्यान देना होता है कि क्षेत्रवाद कहीं से भी किसी भी रूप में अलगाववाद नहीं होता है। क्षेत्रवादी आंदोलन संविधान के सीमाओं में रहते हुए ही अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। कहीं से भी ये अलगाववाद नहीं होता है, गैर संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक भी कह सकते हैं आप, असंवैधानिक नहीं है, और इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होती है। हाँ, चूंकि क्षेत्रवाद जो है वो भावना पर आधारित एक अपील होती है, और जब भावनाएं उग्र हो जाती हैं तब वो अलगाववाद का रूप ले सकती है, जैसा कि 80 के दशक में पंजाब में हुआ था। नहीं तो ये एक सकारात्मक पहलू भी है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत होती है। तो विशेषताएं भी हैं, कमियां भी हैं, इसको देखेंगे। इसके बाद 60 से 62 में आप लोगों को पूछा था एक क्वेश्चन, दबाव समूह। वैसे संगठन जो राजनीतिक नहीं होते हैं, गैर राजनीतिक होते हैं, लेकिन राजनीति के नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। ये वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारत जैसे विविधता वाले देश में इनकी भूमिका बड़ी होती है। दबाव समूह है क्या, और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, इसको पढ़ेंगे। टॉपिक है, इसके बाद एक आध तो टॉपिक और भी है। एक टॉपिक और भी पढ़ लिया जाए तसल्ली के लिए, विपक्ष की भूमिका, है ना।
अभी के संदर्भ में ये थोड़ा है चर्चा में, और जब चर्चा में है तो पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में क्या होती है, लोकतंत्र के संदर्भ में देखा जाएगा। विपक्ष सरकार का विकल्प उसके पास होता है, सरकार के तानाशाही रवैये पर रोक लगाता है, कानून निर्माण में साथ देता है, कानून निर्माण में सहयोग करता है, जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करता है, और बहुत सारे काम होते हैं विपक्ष के। बल्कि यूं कहिए कि सरकार के लिए लगाम का काम विपक्ष ही करता है। संसद सुचारू रूप से चले, इसमें विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष के सदस्य विभिन्न संसदीय समितियों में होते हैं, तो इस रूप में वो सरकार के कार्यों पर भी नियंत्रण स्थापित करते हैं। यहां भी विपक्ष के काम को हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखेंगे, क्योंकि विपक्ष को एक संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक सहयोग की होती है। रचनात्मक सहयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी राष्ट्रहित और देश और जनहित के मुद्दे पे विपक्ष सरकार का साथ देता है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा की घटना हुई थी तो सर्वदलीय बैठक में देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार से कहा था कि आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। यह सकारात्मक भूमिका है। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना, यह नकारात्मक भूमिका हो जाती है। राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है, उन्हें कानून न बनाने देना जिस कानून की जरूरत है, नकारात्मक भूमिका है। जनता में प्रोपेगेंडा को फैलाना, विपक्ष नकारात्मक भूमिका हो जाती है। दोनों रूपों में इनकी भूमिका होती है, और इसी भूमिका में विपक्ष काम करता है। यहीं पर थोड़ा हम लोग राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है लोकतंत्र में, चूंकि विपक्ष है तो भी राजनीतिक दल ही है, तो इस रूप में भी अगर हम विपक्ष की भूमिका को बेहतर तरीके से जान लेते हैं तो राजनीतिक दल की भूमिका को भी परिभाषित करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इतने टॉपिक हैं जो 65 में 65th बीपीएससी मेंस में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसकी तैयारी कीजिए। आप घर पे हैं, शायद पटना में ना हो, शायद आपका स्टडी मटेरियल है वो कहीं और छूटा हुआ है, आप कहीं और हैं और जाने आने की सुविधा नहीं है, तो समस्या है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर सर्वोदय सिविल सर्विसेज की ओर से इस काम को शुरू किया गया है। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है, और आपके इंट्रोडक्शन के लिए हम आज आपके बीच आए थे। आगे आप हमसे जुड़िए और तैयारी कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर हो हमसे जुड़ने से। इसके लिए ऑनलाइन क्लास है, आपको ऐप्स लेना पड़ेगा, उसके लिए कुछ आपको पेमेंट भी करने होंगे, और जब आप ऐप्स खोलिएगा तो आपको मालूम होगा। उस रूप में ये क्लास होना है, क्लास को आप कीजिए। एक और भी है कि हमारी तरफ से जो हमें संभावित लगा, इतने टॉपिक हैं जिस पर कि हम तैयारी करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन चूंकि आप भी तैयारी में हैं, आप भी क्वेश्चन बैंक देखते होंगे, सिलेबस जानकारी है आपको। यदि आपको लगे कि कुछ और टॉपिक भी इसमें हो सकता है इम्पोर्टेंट, संभावित है, क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता तक यही आ रहा था। आप यंग हैं, आप खुद परीक्षा देने वाले हैं, तो आपकी समझ हमसे कम तो हो नहीं सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाए, बताया जाए, उस पर भी तैयार कराया जाए, तो आप निसंकोच इसकी सूचना, मैसेज, जो भी माध्यम बनेगा वो आप हम तक भेजिए, हम उस पर विचार करेंगे। अगर होगी उसकी ज़रूरत
वो अब जरूर पूरा होगा। मान लीजिए हमको लगे कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, उलझने से कोई फायदा नहीं है, तो हम आपको उस पर भी चर्चा करेंगे जिससे कि आप संतुष्ट हो सकें। ऐसे चाहते हैं पढ़ना पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंस की तैयारी में फॉर्मेटिंग की बड़ी कदर होती है, नंबर का दारोमदार उसी पे होता है, उसको थोड़ा सा ढंग से करना है। हम रिटन फॉर्म में भी आपके पास आएंगे, वीडियो के माध्यम से तो आना ही है। और एक चीज़ और भी कि कोई भी विषय की आप तैयारी कीजिए, यहाँ तक कि पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये सब तो करंट बेस्ड होते ही हैं। आजकल बीपीएससी हिस्ट्री को भी करंट बेस्ड करता है। जो बातें चर्चा में है, चंपारण सत्याग्रह की वो 2017 में ये हुआ था, शताब्दी वर्ष 18 में प्रधानमंत्री बिहार आए थे, तो देखिए पूछ लिया गया। तो करंट से जोड़कर, इसलिए टॉपिक को जब भी पढ़ेंगे तो रिसेंट घटना जो है, रिसेंट तक जो अभी तक, जैसे मान लीजिए कोरोना का ही मामला है, तो संघीय व्यवस्था को लेकर टकरार संघ और राज्य के बीच चलते रहता है, ये अपने देश की विशेषता है। लेकिन कोरोना में संघीय व्यवस्था में एक गजब का समन्वय देखने को मिला। जब पूरे लॉकडाउन के दौरान 5 बार प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग के आधार पर ही डिसीजन लिया गया सरकार के स्तर पर, तो ये तो एक सहकारी संघवाद का उदाहरण बनता है। तो रिसेंट बात यानी करंट से जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा आंसर जो हो वो एकदम अप टू डेट लगे। एक फॉर्मेटिंग के साथ सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बातों को याद रखने में सहूलियत हो। धन्यवाद।